हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल झारखंड स्टडी 99 पर। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा ये वीडियो होने वाला है डॉक्टर नागेंद्र का जो हिंदी साहित्य का इतिहास है, यह पार्ट 2 है, क्योंकि इससे पिछले वीडियो में मैंने पार्ट 1 को कवर करा चुका हूं। तो आज का हमारा वीडियो पार्ट 2 होगा और पार्ट 2 पर हम लोग देखते हैं जो बचे हुए थ्योरी क्लास थे। तो यहाँ पर कह रहे हैं डॉक्टर नागेंद्र की पत्रात्मक शैली के बारे में। केशव का आचार्यत्व नामक रचना में डॉक्टर नागेंद्र ने पत्रात्मक शैली का प्रयोग किया है। केशव का जो आचार्यत्व नामक रचना है, इनमें जो है डॉक्टर नागेंद्र ने पत्रात्मक शैली का प्रयोग किया है। उल्लेखनीय बात तो यह है कि डॉक्टर विजयेंद्र स्नातककृत अनुभूति के क्षण नामक रचना भी संपूर्णतः पत्रात्मक शैली की ही निबंध रचना है। अनुभूति के क्षण ये जो क्या है, तो यह विजयेंद्र स्नातक द्वारा कृत है, जो संपूर्णतः पत्रात्मक शैली में ही निबंध है। प्रश्नोत्तर शैली पर डॉक्टर नागेंद्र जी का कथन है कि डॉक्टर नागेंद्र के लेखन में प्रश्नोत्तर शैली का सौंदर्य भी लक्षित हो जाता है। इस शैली में निबंधकार स्वयं ही प्रश्न करता है तथा उसका उत्तर भी स्वयं ही देता है। डॉक्टर नागेंद्र कृत साहित्य की समीक्षा शीर्षक निबंध को इस शैली का अन्यतम उदाहरण माना जा सकता है। अब है हमारा संस्मरणात्मक शैली। तो ये पहला हो गया क्या, एक हो गया प्रश्नोत्तर शैली, पत्रात्मक शैली, प्रश्नोत्तर शैली। अब है संस्मरणात्मक शैली। संस्मरणात्मक शैली में अप्रवासी की यात्राएं नामक कृति यात्रावृत्त की विधा की एक प्रमुख कृति है। यह रचना डॉक्टर नागेंद्र की संस्मरणात्मक शैली के सौंदर्य का उदाहरण प्रस्तुत करती है। दद्दा एक महान व्यक्तित्व शीर्षक संस्मरणात्मक निबंध में इस शैली का व्यवहार लक्षित होता है। अब है हमारा आत्म साक्षात्कार की शैली। आलोचक का आत्मविश्लेषण नामक रचना में डॉक्टर नागेंद्र का लेख इस शैली का प्रयोग करता हुआ लक्षित होता है। वस्तुतः निबंध की विधा में वे ऐसे शैलीकार के रूप में सामने आते हैं जो रचना में आद्योपांत अपनी रचना प्रक्रिया पर प्रकाश डालते हुए चलता है। तो आपको ये याद रखना है कि यह है आत्म साक्षात्कार की शैली। तो आत्म साक्षात्कार की शैली में जो है आलोचक का आत्मविश्लेषण नामक रचना है। आलोचक का आत्मविश्लेषण नामक जो रचना है, इसमें डॉक्टर नागेंद्र का लेख इस शैली का प्रयोग करता हुआ लक्षित होता है, आत्म साक्षात्कार की शैली का। अब है हमारा हिंदी साहित्य का इतिहास। तो हिंदी साहित्य का इतिहास 4 युग आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल साहित्य के मूल में परिवर्तित सामूहिक चित्तवृत्तियों को आधार बनाकर साहित्य की परंपरा का व्यवस्थित अनुशीलन ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। तो हिंदी साहित्य का इतिहास किसे कहेंगे हम कि 4 युग में बांटकर आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल साहित्य के मूल परिवर्तित सामूहिक चित्तवृत्तियों को आधार बनाकर जो साहित्य की रचना की जाती है, जो साहित्य की परंपरा का व्यवस्थित अनुशीलन किया गया है, उन्हें ही हिंदी साहित्य का इतिहास कहा जाता है। डॉक्टर नागेंद्र के अनुसार, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संक्षिप्त प्रतिबिंब होता है। जनवरी 1929 में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ लिखा था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है हिंदी साहित्य का इतिहास कब लिखे हैं, तो 1929 ईस्वी में। हिंदी का यह पहला ग्रंथ है और हिंदी का यह पहला ग्रंथ माना जाता है हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल के। हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 भागों में विभाजित किया गया है, जैसा कि मैंने पहले कहा, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और मध्यकाल। तो आदिकाल 7वीं शताब्दी के मध्य से 14वीं शताब्दी के मध्य तक, भक्तिकाल की अवधि है 14वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी के मध्य तक, और रीतिकाल है 17वीं शताब्दी से के मध्य से 19वीं शताब्दी के मध्य तक, और आधुनिक काल हो गया 19वीं शताब्दी के मध्य से अब तक। यानी आधुनिक काल हम लोग 19वीं शताब्दी से अब तक के जो समयावधि है उसे आधुनिक काल कहेंगे। रीतिकाल 17 से 19वीं शताब्दी, भक्तिकाल 14वीं से 17वीं शताब्दी, और आदिकाल है 7वीं से 14वीं शताब्दी के मध्य। वह है हमारा आदिकाल। तो आदिकाल की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है। आदिकाल की जो क्या क्या विशेषताएं हैं, यह निम्नलिखित है। तो वीर रस की प्रधानता, आदिकाल की जो प्रमुख विशेषता है वीर रस की प्रधानता, युद्ध का सजीव चित्रण, ऐतिहासिक घटनाओं का चित्रण, श्रृंगार एवं अन्य रसों का समावेश। इसके बाद है प्राकृतिक अपभ्रंश डिंग। इसके बाद आ गया हमारा, तो आपको ये 5 पॉइंट याद रखना है कि आदिकाल की प्रमुख विशेषताएं वीर रस, युद्ध का सजीव चित्रण, ऐतिहासिक घटनाओं का चित्रण, श्रृंगार एवं अन्य रसों का समावेश और प्राकृतिक अपभ्रंश और डिंग। आदिकाल के प्रमुख कवि एवं उनकी रचनाएं निम्नलिखित है। आदिकाल के जो कवि रहे हैं और उनकी रचनाएं क्या है,
देख लेते हैं। तो चंद्रवरदाई जिनके लेखक पृथ्वीराज रासो है। चंद्रवरदाई पुस्तक के लेखक कौन है? पृथ्वीराज रासो है। नरपति नाल है विशल देव रासो। इसके बाद है जगनीक परमाल रासो, जिसे आल्हाखंड भी नाम से जाना जाता है। परमाल रासो आल्हाखंड। सारंगधर का है हम्मीर रासो। दलपति विजय के लेखक हैं या कवि हैं खुमान रासो। अब है हमारा भक्ति काल। भक्ति काल हिंदी साहित्य का स्वर्णिम काल माना जाता है। भक्ति काल को 2 भागों में बांटा गया है। किस काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग काल कहा जाता है? तो भक्ति काल को कहा जाता है। और भक्ति काल को जो है 2 भागों में बांटा जाता है, सगुण धारा और निर्गुण धारा। भक्ति काल को कितने भागों में बांटा गया है? तो 2 भागों में, सगुण धारा और निर्गुण धारा। अब सगुण धारा क्या है? तो भक्ति काल की इस काव्य धारा के कवियों ने ईश्वर के साकार रूप की लीलाओं का वर्णन किया है। इसे 2 भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है। राम भक्ति शाखा, तो पहले तो देख लिए भक्ति काल के 2 भाग हो गया, सगुण धारा और निर्गुण धारा। फिर सगुण धारा को 2 भागों में वर्गीकृत किया गया है और इसमें जो है भगवान का साकार रूप की लीलाओं का वर्णन किया गया है। अब है राम भक्ति शाखा। इस शाखा में राम के जीवन चरित्र को आधार बनाया गया तथा इनके माध्यम से समाज को आदर्श मूल्यों, स्वस्थ गुणों, सामाजिक पारिवारिक मूल्यों की शिक्षा देने का प्रयत्न किया गया। इस शाखा के प्रमुख कवि एवं उनकी रचनाएं निम्नलिखित है, जैसे कि तुलसीदास जिनके रामचरितमानस जिनके लेखक तुलसीदास हैं, अग्रदास कृत अष्टयाम, नाभादास भक्तमाल, केशवदास रामचंद्रिका आदि ये रचनाएं और उनके कवि हैं। इसके बाद है हमारा कृष्ण भक्ति शाखा। कृष्ण भक्ति शाखा में कृष्ण के चरित्र को आधार बनाकर काव्य रचना की गई है। राम काव्य भक्ति में क्या देखें तो राम को आधार बनाकर, और यहाँ पर कृष्ण भक्ति में हो गया, कृष्ण भक्ति शाखा में कृष्ण के चरित्र को आधार बनाकर काव्य रचना की गई है। इस शाखा के प्रमुख कवि एवं उनकी रचनाएं निम्नलिखित है। सूरदास जिनके लेखक सूरसागर हैं, मीराबाई जिनके लेखक मीराबाई की पदावली है, और रसखान जो लिखा है प्रेम वाटिका। तो सूरदास ने क्या लिखा है? सूरसागर लिखा है। मीराबाई लिखा है मीराबाई की पदावली, और प्रेम वाटिका लिखे हैं रसखान। इसके बाद इस शाखा में अष्टछाप के कवि भी थे, और इस शाखा के अंतर्गत जो है अष्टछाप के कवि भी थे। अब है निर्गुण धारा। जिन कवियों ने ईश्वर को निराकार रूप में अपने काव्य में स्थान दिया उन्हें निर्गुण धारा कहते हैं। सगुण धारा में क्या है? इस साकार ईश्वर की काव्य में स्थान दिया गया था साकार ईश्वर के रूप में, तो वह सगुण भक्ति धारा था। लेकिन यहाँ पर निर्गुण धारा, तो निर्गुण का अर्थ होता है फ्रेंड्स निराकार। तो जिन कवियों ने ईश्वर को निराकार रूप में अपने काव्य में स्थान दिया उन्हें निर्गुण धारा के कवि के रूप में जाना जाता है। इसे 2 भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है, ज्ञान मार्ग की शाखा, और फिर निर्गुण धारा को 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है। ज्ञान मार्ग की शाखा जो ज्ञान को ही ईश्वर तक जाने का मार्ग मानकर जिन्होंने काव्य साधना की, वे ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि हैं। इस शाखा के प्रमुख कवि एवं उनकी रचनाएं निम्नलिखित है, जैसे कि कबीरदास ने बीजक ग्रंथ को लिखा है, बीजक के लेखक कबीरदास हैं, और रैदास जो है गुरु ग्रंथ साहब के लेखक कौन है? रैदास है, और बीजक के लेखक कबीरदास हैं जो निर्गुण ब्रह्म के उपासक थे। अब है प्रेम मार्ग की शाखा। जिन्होंने प्रेम के माध्यम से ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग खोलना चाहा वे सभी प्रेमाश्रयी शाखा के अंतर्गत परिगणित होते हैं। इस शाखा के प्रमुख कवि एवं उनकी रचनाएं निम्नलिखित है। मलिक मोहम्मद जायसी, पद्मावत, शेख रहीम नसीर, तो ये सभी जो है इस शाखा के कवि हैं। किस शाखा के? तो प्रेम मार्ग की शाखा के मलिक मोहम्मद जायसी जिनके लिए जो पद्मावत लिखा है, इसके बाद है शेख रहीम नसीर। अब है भक्ति काल की प्रमुख विशेषताएं। तो भक्ति काल की क्या क्या विशेषताएं हैं? तो साकार एवं निराकार ब्रह्म की उपासना, रहस्यवादी कविता का प्रारंभ, आध्यात्मिकता और सदाचार प्रेरणा, लोक कल्याण के पद पर काव्य का चरमोत्कर्ष, समस्त काव्य शैलियों का प्रयोग, और प्रकृति सापेक्ष वर्णन, यानी प्रकृति के सापेक्ष में वर्णन किया गया है। अब हमारा है रीतिकाल, और ये जो है फ्रेंड्स डॉक्टर नागेंद्र के द्वारा जो हिंदी साहित्य के इतिहास में जो कालों का विभाजन किया गया, जो साहित्य को बांटा गया है हिंदी साहित्य को, उनके बारे में यह सारे पॉइंट है। अब है रीतिकाल पे। तो रीतिकालीन काव्य 2-3 धाराओं में विभाजित किया जा सकता है। रीतिकालीन को कितने भागों में विभाजित किया जा सकता है? 2 या 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। रीतिबद्ध काव्य, रीति मुक्त काव्य और रीति सिद्ध काव्य। रीतिकाल की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है। प्रकृति का उद्दीपन रूप में चित्रण, ब्रज मिश्रित अवधि भाषा का प्रयोग, वीर एवं श्रृंगार रस की प्रधानता, नीति और भक्ति संबंधी काव्य रचनाएं,
और मुक्त काव्य रचनाएं। इस काल के प्रमुख कवि एवं उनकी रचनाएं निम्नलिखित है। तो घनानंद, जिन्होंने सुजान सागर की रचना की। सुजान सागर के लेखक कौन है? तो घनानंद है। कवि प्रिय और रामचंद्रिका के लेखक केशव दास हैं। जब आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराया जाएगा फ्रेंड्स, तो आपको सवाल देखने को मिलेगा कि कवि प्रिया के लेखक कौन है? तो केशव दास है। रामचंद्रिका के लेखक या कवि केशव दास हैं। पद्माभरण के कवि कौन है? तो पद्माकर है। शिवराज भूषण बिहारी सतसई के लेखक कौन है? तो कवि बिहारी हैं। और जो रसनिधि कवि है, इन्होंने विष्णुपद कीर्तन लिखा है। तो विष्णुपद कीर्तन किसने लिखा है? तो रसनिधि ने लिखा है। बिहारी सतसई को बिहारी ने, शिवराज भूषण को कवि भूषण ने, और पद्माभरण को पद्माकर ने, कवि प्रिया या रामचंद्रिका के कवि केशव दास, और सुजान सागर के कवि घनानंद है। अब है हमारा आधुनिक काल। आधुनिक हिंदी कविता का प्रारंभ संवत 1900 ईस्वी से माना जाता है। यह काल अनेक दृष्टियों से महत्वपूर्ण है। इस काल में हिंदी साहित्य का चहुमुखी विकास हुआ। यह काल हिंदी साहित्य की अनेक प्रवृत्तियों एवं परिवर्तनों को लेकर उपस्थित हुआ। कौन? आधुनिक काल। इस काल में धर्म, दर्शन, कला एवं साहित्य सभी के प्रति नए दृष्टिकोण का आविर्भाव हुआ। हिंदी साहित्य के विकास क्रम को निम्नलिखित भागों में बांटा जा सकता है। अब हिंदी साहित्य को हम लोग विभिन्न भागों में बांट सकते हैं, जैसे कि भारतेंदु युग 1850 से 1900 तक, द्विवेदी युग 1900 ईस्वी से 1920 तक। याद रहे, भारतेंदु हो गया 1850 से 1900 ईस्वी, द्विवेदी युग 1900 ईस्वी से 1920 तक, छायावादी युग 1920 से 1936 तक, प्रगतिवादी युग 1936 से 1943 तक, प्रयोगवादी युग 1943 से 1950 तक है। तो आपको ये सारे पॉइंट याद रखना है। और इसके बाद है हमारा नई कविता। सन 1950 से जो आज तक का समयावधि है, यह नई कविता का युग है। अब है भारतेंदु युग। अब भारतेंदु युग की क्या क्या विशेषताएं हैं? तो भारतेंदु युग को आधुनिक हिंदी साहित्य का प्रवेश द्वार माना जाता है, क्योंकि भारतेंदु युग से ही हिंदी साहित्य का जो इतिहास या हिंदी साहित्य का प्रारंभ हुआ। इस युग में कवियों में नवीन के प्रति मोह, साथ ही प्राचीन के प्रति आग्रह भी था। भारतेंदु युग नव जागरण का युग है। इसमें नई सामाजिक चेतना उभर कर आई है। तो नव जागरण का युग किसे कहेंगे? भारतेंदु युग को कहेंगे। भारतेंदु युग में देशभक्ति और राजभक्ति तत्कालीन राजनीति का अभिन्न अंग थी, जिसका स्पष्ट प्रभाव इस युग के कवियों में देखा जा सकता है। भारतेंदु युगीन काव्य की विशेषताएं निम्नलिखित, और भारतेंदु युग की जो काव्य की विशेषताएं हैं वह निम्नलिखित है। जैसे कि राष्ट्र की भावना। इस युग के कवियों ने देश प्रेम की रचनाओं में जनमानस में राष्ट्रीय भावना का बीजारोपण किया है। क्या कहा है कि राष्ट्रीयता की भावना में इस युग के कवियों ने देश प्रेम की रचनाओं के माध्यम से जनमानस में राष्ट्रीय भावना का बीजारोपण किया। सामाजिक चेतना का विकास। इस काल का काव्य जो है सामाजिक चेतना का काव्य है। इस युग के कवियों ने समाज में व्याप्त अंधविश्वास एवं सामाजिक रूढ़ियों को दूर करने हेतु कविताएं लिखी। अब है हास्य व्यंग्य। हास्य व्यंग्य शैली को माध्यम बनाकर पश्चिमी सभ्यता, विदेशी शासन तथा सामाजिक अंधविश्वासों पर करारे प्रहार किए। तो जो है हास्य व्यंग्य के माध्यम से किस पर करारा प्रहार किया गया है? तो अंधविश्वासों पर और विदेशी शासन व्यवस्था पर। अंग्रेजी शिक्षा का विरोध। भारतेंदु युगीन कवियों ने अंग्रेजी भाषा तथा अंग्रेजी शिक्षा के प्रचार प्रसार के प्रति अपना विरोध जो है कविताओं के माध्यम से प्रकट किया है। विभिन्न काव्य रूपों का प्रयोग जो है इस काल में काव्य की विविध रूप दिखाई देते हैं, और विभिन्न काव्य रूपों का भी प्रयोग जो है इस काल में, यानी किस काल में? भारतेंदु युग में दिखाई देते हैं, जैसे मुक्तक काव्य, प्रबंध काव्य आदि। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, ताकि वीडियो काफ़ी लंबा ना हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में डॉक्टर नागेंद्र के हिंदी साहित्य के इतिहास के थ्योरी क्लास को लेकर। बहुत बहुत धन्यवाद।